नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और उनसे जानेंगे कि दरअसल क्या आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, क्यों। अभी हम इसका जवाब देते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो सत्य हिंदी के सदस्य बने, सत्य हिंदी की मेंबरशिप ड्राइव से जुड़े, क्योंकि आप जानते हैं हम किसी तरीके की कंपनी या किसी तरीके की सरकार से कोई स्पॉन्सरशिप या विज्ञापन नहीं लेते। हमें सिर्फ अपने दर्शकों का ही सहारा है। अतः आप हमारी मदद करें। और अब जैसा मैंने आपसे सवाल पूछा था, शुरुआत में कहा था, यूनाइटेड आरएसएस के ऊपर बैन लगना चाहिए या नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दरअसल ये यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये अमेरिका की संस्था है, एडवाइजरी संस्था है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को एडवाइस करती है। उसने 2026 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरएसएस के ऊपर सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। उनका कहना है कि दरअसल आरएसएस की वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो धार्मिक आजादी है उस पर कुठाराघात हो रहा है, और ये लगातार 7वीं बार है जब यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नामक संस्था ने भारत को कंट्री ऑफ कंसर्न के तौर पर एक तरीके से पेंट किया। लगातार 7वीं बार, यानी भारत में जो धार्मिक आजादी या स्वतंत्रता का सवाल है वो अमेरिका के लिए या इस संस्था के लिए एक चिंता का विषय है। और उस संदर्भ उनका कहना है कि दरअसल आरएसएस के ऊपर सैंक्शन लगना चाहिए, उनके जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज करना चाहिए, और आरएसएस के जो सदस्य हैं उनके अमेरिका आने पर रोक लगनी चाहिए। आरएसएस ने इस कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज किया है और कहा है कि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, और वो उन्होंने ऐसे ही अपनी बातों को कहा है। जानेंगे श्रवण जी से दरअसल उनकी राय क्या है और वो कैसे इस विषय को देखते हैं। सर, जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या बिहार में और गुजरात में शराबबंदी सफल हो गई है क्या? गुजरात में गांधी जी के प्रदेश में लिकर बैन है, तो क्या शराब वहां नहीं मिलती है क्या? अब शराब बहुत बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से मिलती है। या बिहार में शराबबंदी सफल हुई क्या? तो हमको मानकर चलना चाहिए कि शराबबंदी सफल नहीं हुई। क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने से आरएसएस समाप्त हो जाएगा क्या? जब उसकी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी? नहीं होंगी, और बढ़ जाएंगी। ईरान की जो लड़ाई चल रही है आज तो जी 15 दिन, तीसरा सप्ताह चल रहा है, और उस लड़ाई के बीच में कई इंपॉर्टेंट चीजें, कई महत्वपूर्ण बातें गुम हो गई हैं। वो वैसे सरकार के लिए अच्छा भी है कि लोग दूसरी बातें नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं और तमाम चीजें बात नहीं कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है जिसका आपने जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और ये इस पर बहस नहीं हुई, लगभग बहुत कम बहस हुई, क्योंकि आप सारी बहसें जो इस समय हैं वो ईरान और खाड़ी की लड़ाई, इजराइल और अमेरिका के खाते में जा रही है। इस रिपोर्ट का जिसका आपने जिक्र किया, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से का संबंध अमेरिका से है। वैसे तो पूरी रिपोर्ट का संबंध अमेरिका से, भारत से कोई लेना देना नहीं है, पर भारत से काफी लेना देना है। आपने जो कहा रिपोर्ट को लेकर, उसका आपने एनालिसिस नहीं किया, आपने बता तो दिया।
उसमें ये कहा गया है कि रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और आरएसएस पर अमेरिका में प्रतिबंध की सिफारिश है। तो भारत में तो लगा ही नहीं सकते, वो रिपोर्ट के हाथ में ही नहीं है, ना अमेरिका के हाथ में है। दूसरा ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि दोनों से जुड़े, मतलब रॉ और आरएसएस से जुड़े लोगों और संस्थानों की संपत्तियां फ्रीज की जाएं। दूसरा है वो भी अमेरिका में होगा। ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि रॉ और संघ से जुड़े लोगों के अमेरिका प्रवेश पर प्रतिबंध लगे। ये इम्पोर्टेंट। आरएसएस को लेकर देश में आए दिन सर्दी जुकाम की तरह बहस होती रहती है। मतलब जब कोई टॉपिक नहीं हो तब आरएसएस पर बहस होती है हमारे यहाँ। आरएसएस की जितनी ज्यादा आलोचना होती है, उसके शरीर का उतना ही विस्तार होता जाता है। संघ को लेकर जो ताजा खबर है आशुतोष जी, वो ये है कि अब पहले प्रांत के स्तर पर उसमें बात होती थी, इतना व्यापक हो गया है उसका विस्तार कि अब संभागीय व्यवस्था लागू हो रही है। प्रांत को भी उन्होंने संभागों में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब देश भर में 9 क्षेत्र बनाए गए हैं और 85 संभाग बनाए गए। इतना बड़ा विस्तार हो गया। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, हम इसमें जा रहे हैं कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बहस के बजाय क्या आरएसएस का मुकाबला करने की हिम्मत पर बहस की जानी चाहिए क्या, और क्या वो संभव है क्या अब इस समय। आरएसएस पर आशुतोष जी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद, 1975 में आपातकाल के दौरान और 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद प्रतिबंध लगाए। हमने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि प्रतिबंध लगाए गए तो हटाए क्यों गए। कांग्रेस की हुकूमतें थी, मतलब पूरे समय 48 में भी थी, 75 में भी थी, 92 में भी थी, राव साहब थे 92 में। आजादी के बाद 52 सालों तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया। जी, 2002 में ऑफिशियली फहराया गया। उस समय किसकी सरकार थी 2002 में? अटल जी की, कांग्रेस की नहीं थी। हमने जैसी चर्चा की, आपने भी बताया, अमेरिकी कमीशन की जो रिपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट, किस लिए इम्पोर्टेंट है कि ये बायपार्टीजन है। बायपार्टीजन मतलब ये कि इसमें सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के ही लोग नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी के भी लोग हैं। ये जो कमीशन है जिसने रिपोर्ट दी है, अब इसके जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमने डिस्कस की, शुरू में बताया कि रॉ और आरएसएस पर यूएस में प्रतिबंध लगे, क्या ट्रंप लगा सकते हैं क्या, लगाएंगे क्या? अगर आप खालिस्तानी समर्थक पन्नून की हत्या के षड्यंत्र में रॉ की भूमिका, निखिल गुप्ता का कन्फेशन, उनकी गिरफ्तारी, ये तमाम चीजें देखें
दोनों से जुड़े संस्थान, लोगों और संस्थानों की संपत्तियां फ्रीज की गई। अमेरिका में भरमार है ऐसे लोगों की। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका प्रवेश पर रोक लगे। हम तीसरी चीज पर आते हैं। सबसे पहले मोदी जी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और अभी भी आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। लाल किले से उन्होंने आरएसएस की खुलेआम तारीफ की। क्या मोदी जी के अमेरिका प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है क्या? रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के सीधे अंदर में काम करता है, किसी मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। और कैबिनेट सेक्रेटरीट डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को थ्रू कैबिनेट सेक्रेटरी एंड एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो मैंने जैसा जिक्र किया, संघ को लेकर भी और आरएसएस को लेकर भी प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर रिपोर्ट पर कार्रवाई होती है, क्या अमेरिका करेगा क्या? मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो जुलाई 1979 में, आप तो बहुत इतिहास के भी और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं जी, जनता पार्टी की सरकार किस मुद्दे पर गिरी थी? मुख्य मुद्दा क्या था? एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा ये था कि राजनारायण ने और मधु लिमये ने खड़ा किया था कि दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए। दोहरी सदस्यता मतलब ड्यूअल मेंबरशिप, कि आप संघ के भी सदस्य रहें और जनसंघ के भी हों। जनसंघ ने तय किया कि हमको नहीं रहना ऐसी सरकार, क्योंकि आरएसएस के बिना हम नहीं रह सकते। वर्तमान की जो बीजेपी है, कोर बीजेपी का जो कोर है, वो एक्चुअल में संघ का कोर है, संघ की आत्मा। क्या संघ पर प्रतिबंध लगाने का सीधा संबंध हम इस बात से नहीं जोड़ना चाहेंगे कि बीजेपी पर प्रतिबंध लगाया जाए? देखिए आशुतोष जी, मामला ये है, हमने इतना पीछे जाकर चीजों को देखा है कि संघ के खिलाफ प्रतिबंध या कार्रवाई करने का जो वक्त था वो निकल चुका है। संघ ने अपने आप को वर्तमान सत्ता, मान लीजिए टेम्परेरी है, पर देश का जो बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक तबका है, उसकी जरूरतों में तब्दील कर लिया है। बहुसंख्यक समाज ने अपनी सिक्योरिटी को, इमोशनल सिक्योरिटी को, फिजिकल सिक्योरिटी को, रिलीजियस सिक्योरिटी को संघ के हवाले कर दिया। ये बहुत एकेडमिक है कि संघ पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि हमारे आसपास के मुल्कों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिस तरह का इस्लामीकरण हुआ है, जो काफी हिंसक भी है कुछ हद तक, और हमारे यहाँ की जो कुछ परिस्थितियां हैं, हमारे यहाँ के जिस तरह के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिस तरह से बिहेव किया है माइनॉरिटीज को लेकर, और उसकी प्रतिक्रिया में जो माइनॉरिटी
कम्युनलिज्म या एक्सट्रीमिज्म कंसोलिडेट हुआ है, उसने अपने आप को एक बड़े पॉलिटिकल चैलेंज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। आपने शायद देखा है बिहार में क्या हुआ, बिहार के हार के इलेक्शन में, अभी हाल के जी ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के बीच में शायद 1 सीट का फर्क है। शायद ओवैसी की पार्टी को 5 मिली होंगी और कांग्रेस को 6 मिली। जी असम में, बंगाल में, केरल में 30 से 40% तक मुस्लिम माइनॉरिटी है और काफी पॉलिटिकल जागरूकता या कंसोलिडेशन हो चुका है वहां पर, जो इस चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव है उसमें नजर आएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि जो विपक्षी दलों का जो स्ट्रक्चर है, जब मैं विपक्षी दल कहता हूं तो उसमें कांग्रेस को भी शामिल करता हूं। उसमें या तो क्रीमी लेयर ओबीसी हैं या क्रीमी लेयर दलित हैं या फिर अपर कास्ट का डोमिनेशन है। राहुल जब कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल्स की बात करते हैं वहां गुजरात में, तो मानकर चलना चाहिए कि ये जो स्लीपर सेल्स हैं वो बीजेपी के नहीं है, संघ के हैं। और गुजरात में उनके कहने के बाद भी आज तक वो स्लीपर सेल्स कायम है। हमको पता नहीं कि कोई कार्रवाई हुई है। संघ ने आशुतोष जी पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। मनमोहन सिंह जी का जो कार्यकाल था उसका अगर एक तो गुणगान होता है इकोनॉमी के ग्लोबलाइजेशन को लेकर, जो राव साहब के ज़माने में शुरू हुआ था 91 में। पर दूसरा जो मनमोहन सिंह जी की तारीफ की जाती है उनके कार्यकाल की, वो उनकी इकोनॉमी को लेकर, इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर की जाती है। पर मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिकली बहुत ही डिजास्टरस पीरियड था भारत के इतिहास में, भारत के टाइम में। 2004 से 14 के बीच में नरेंद्र मोदी का भी उदय हुआ और संघ का भी कंसोलिडेशन हुआ। सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हुई है। तो हम जिस मुद्दे पर अब लौटना चाहते हैं कंक्लूजन में, वो ये कि आरएसएस पर कार्रवाई के पहले बीजेपी को पॉलिटिकली कमजोर करना पड़ेगा। राहुल भी अगर सत्ता में आ जाएंगे तो संघ पर प्रतिबंध नहीं लगा पाएंगे। ट्रंप प्रशासन ने अपने ही कमीशन की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। जिस तरह की आपने कहा कि संघ ने की है, मैं संघ की प्रतिक्रिया देख नहीं पाया क्योंकि अंबेडकर जी ने शायद कुछ कहने से इनकार कर दिया। दो चीजें और हैं आखिर में। एक थ्योरी ये है कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है देश में, या माइनॉरिटी एक्सट्रीमिज्म है, वो आरएसएस की प्रतिक्रिया के स्वरूप पैदा हुआ, ऐसा एक माना जाता है। अब जो स्थिति है वो ये कि अगर आरएसएस कमजोर होती है या बैक बर्नर पे उसको डालते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जो उग्रवाद है
माइनॉरिटी एक्सट्रीमिज्म, वो पीछे चला जाएगा या खत्म हो जाएगा। जावेद अख्तर जब गए कलकत्ता में, उर्दू अकादमी का प्रोग्राम था, किसी बहुसंख्यक समाज का नहीं था, यानी बॉम्बे यूनिवर्सिटी जैसा नहीं था कि नसीरुद्दीन शाह को मना कर दिया आने से। जावेद अख्तर को कलकत्ता में कार्यक्रम रद्द कर दिया, उनको वो भाग नहीं ले सके, क्योंकि जावेद अख्तर का विरोध उर्दू अकादमी के जो मुस्लिम पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया। 30 से 40% मुस्लिम बंगाल में इस समय चुनाव में भाग लेंगे। 9 करोड़ की पॉपुलेशन है, 9-10 करोड़। केरल में भी 30 से 40% है, पर 3-3.5 करोड़ की ही पॉपुलेशन। असम में 30% की करीब 40% मुस्लिम पॉपुलेशन। आरएसएस को जितना खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ये मेरा मानना है, बीजेपी के प्रति पॉलिटिकल सपोर्ट उतना ही बढ़ेगा। बीजेपी को आरएसएस को बने रहने देना चाहिए और कमजोर बीजेपी को करना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। ये जो तमाम चीजें हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि पिछले कई सालों के दौरान संघ ने अपने आप को एक सेफ्टी वॉल के तौर पर स्थापित कर दिया है, और वो जो सेफ्टी वॉल है वो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं विपक्ष की, वो प्रोवाइड नहीं कर पाई। इसलिए हम जिस बात से शुरू किया था और अब उसको खत्म करना चाहते हैं, वो ये कि जो अमेरिकी रिपोर्ट तो एक बहाना है हमारी बातचीत का, और हमारे यहाँ की बहसों में भी जो एक इस तरह के मुद्दे उभर कर आते हैं आरएसएस को लेकर, उस तरह के मुद्दे बीजेपी को लेकर उभर कर नहीं आते, जबकि मूल जो पूरा मामला है वो बीजेपी से पॉलिटिकली निपटने का है। और कांग्रेस या दूसरे जो दल हैं उन लोगों ने अपने इस तरह के संगठन खड़े नहीं किए हैं जो जमीन पर आरएसएस का मुकाबला कर सकें। इसीलिए मैंने जैसे शुरू में बताया कि आरएसएस का इतना विस्तार हो गया है सिस्टम में भी और लोगों के बीच में भी कि उसको आप अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से कोई डाइल्यूट होते देख नहीं सकते। वो हर साल ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, आगे भी आती रहेंगी। और भारत में जो मुद्दा रिलीजियस फ्रीडम का है, जिसको ओबामा ने भी यहाँ से रवाना होते होते जिसको उछाला था, जिसकी काफी आलोचना हुई, वो अमेरिका का कंसर्न जरूर बना हुआ होगा, पर हाल के समय में अमेरिका की जिस तरह से प्रतिष्ठा कमजोर हुई है, उसमें अमेरिकी आयोग या अमेरिकी सरकार अगर कुछ कहे तो उस पर बहुत ज़्यादा यकीन उसी तरह से नहीं किया जा सकता जिस तरह से हम ईरान की लड़ाई को लेकर ट्रंप की बातों पर यकीन नहीं करना चाहते। तो मैंने एक थॉट के लिए, एक विचार के लिए, बहस के लिए एक मुद्दा रखा है, और इस पर कभी और आगे बात होगी तो हम जरूर उस पर बहस करेंगे। तो आज की बातचीत हम इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.